Assalamu alaikum beta. We are starting new topic that is electricity. मेरा ख्याल है मेरी आवाज आ रही है, स्क्रीन भी शेयर हो रही है. प्लीज मुझे अपडेट कर दें, आवाज आ रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है. ठीक है सुभान, थैंक यू बेटा. अच्छा, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने के लिए हम लोग जो पहले है वो बिल्कुल थोड़ा सा बेसिक लेवल पे आपको कुछ चीजें रिकॉल कर रहे हैं. हम लोग ने ओ लेवल्स में एक वेरिएबल पढ़ा था, चार्ज. और चार्ज के लिए हमने कहा था कि इट्स द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम. तो ये डेफिनेशन हमने ओ लेवल्स में सोची थी और यही मैं यहाँ पर भी आपको कहूँगा कि डिफाइन करने के लिए आप यूज करेंगे. तो द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम इज कॉल्ड चार्ज. ये जब भी 1 और 2 मार्क डेफिनेशन आएगी यही लिखना है. चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम्स एंड इट्स अ स्केलर क्वांटिटी. अब आपको थोड़ा सा और ओ लेवल्स की तरफ अगर हम जाएं तो हमने कुछ ऐसी डायग्राम्स बनाई थी. हमने कहा था कि ये हमारे पास सेंट्रल पार्ट है किसी भी एटम का, दैट इज न्यूक्लियस. सपोज इसके अंदर 2 प्रोटॉन्स हैं, फर्ज कर लेते हैं. और यहाँ पर ऑर्बिट करते हुए ये हमारे पास, फर्ज करते हैं ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं. इस एटम को हम एक्स कह लेते हैं. ऐसे ही एक और एटम है, ये हमारे पास इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेंटर में ये न्यूक्लियस है, इसमें 2 प्रोटॉन्स हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके भी ऑर्बिट कर रहे हैं. हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि फॉर न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल. दूसरा, हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन is equal to charge on proton. दोनों का चार्ज बराबर होता है and the quantity, the magnitude is 1.6 into 10 power minus 19 coulombs. प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा, बट द मैग्नीट्यूड इज सेम, दैट इज 1.6 into 10 power minus 19 coulombs. तो अगर हम इस एटम एक्स या वाई को कंसीडर करें तो दोनों इस वक्त इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्टेट के अंदर. जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं, तो दोनों, जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है. तो ओवरऑल चार्ज ऑन दिस एक्स और वाई इज 0. कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम है. फिर हमने ओ लेवल्स में ये कहा था कि फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी जनरेट होती है एंड बिकॉज ऑफ दैट हीट एनर्जी आपके पास, फर्ज करते हैं एक्स से ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके यहाँ, फर्ज कर लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट कर दिया. अब अगर आप इस एटम को एक्स को सोचें तो फॉर एक्स यू गॉट 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन्स. आपके पास 2 प्रोटॉन्स हैं. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर एक्स. तो x के लिए इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो अब इस पे 1 इलेक्ट्रॉन है और 2 प्रोटॉन्स हैं. इसी तरह से y को देखें तो y में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 प्रोटॉन्स हैं. तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको बोलूं कि x पे कौन सा चार्ज है तो आप कहेंगे पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि प्रोटॉन्स एक्सेस में. और यहाँ पर y पे देखें तो आपके पास नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेस में. तो हम ये ओ लेवल्स में कहते थे कि x के ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है. वो इसलिए है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया. अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्केप ना करता तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था. ठीक है, ये यहाँ तक हमारी ओ लेवल्स की अंडरस्टैंडिंग थी.
अब मैं आपसे ये चाहूंगा कि हम सिर्फ एटम एक्स को ही कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है? इसी से हम पहले कैलकुलेशन बनाते हैं। अब बेटा एक्स से कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन स्केप कर गया, तो एक्स के ऊपर जो चार्ज होगा वो कितना होगा? पॉजिटिव चार्ज, वो एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी के बराबर होगा। एग्रीड? कितना चार्ज होगा पॉजिटिव इसके ऊपर बेटा? एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो इसके यानी एक प्रोटॉन, यूं समझ लें कि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आ गया। सही है? या अगर आप y की टर्म्स में सोचना चाह रहे हैं, ये आपको शायद आसान लगे, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना हो गया? एक इलेक्ट्रॉन की एक्सेस आ गई, तो नेगेटिव चार्ज हो गया। ये माइनस लगा देता हूँ, यहाँ पे डेफिशिएंसी आ रही थी, चलो मैं यहाँ प्लस लगा देता हूँ। कोई प्रॉब्लम इस मेरे साइंस में और इस बात में? किसी को अगर कोई मसला है तो प्लीज बताइए। चलें, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसी बात को यूं सोचूं कि हमारे पास ये कोई भी सब्सटेंस है, ये कोई दूसरा सब्सटेंस है, ये फर्ज करते पी है, ये एस है, यहाँ पी से एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ, तो पी पे चार्ज क्या आ रहा है? वन इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ रही है, यहाँ पे वन इलेक्ट्रॉन की एक्सेस आ रही है। फिर बेटा पी से एक और इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दें, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी? दो इलेक्ट्रॉन्स चले गए, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आ गए। यानी जितना चार्ज एक बॉडी लूज कर रही है, उतना ही चार्ज दूसरी बॉडी गेन कर रही है। ये एक इंपॉर्टेंट बात होगी। दूसरा पॉइंट यहाँ पर अभी आपको थोड़ी देर में नजर आएगा कि अगर यहाँ से तीन इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएं, तो यहाँ पर चार्ज एक्स के पी के ऊपर जो चार्ज है वो थ्री इलेक्ट्रॉन्स के डेफिशिएंसी का होगा, और एस के ऊपर तीन इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आ जाएंगे। यानी जितने भी आपके पास यहाँ पे चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, वो बेटा मल्टीपल है, इंटीग्रल मल्टीपल है, ठीक है, इन नंबर्स का। वन इलेक्ट्रॉन के इक्वल है, टू इलेक्ट्रॉन के इक्वल है, थ्री इलेक्ट्रॉन के इक्वल, ऐसे ही फोर इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो जाएगा, फाइव इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो जाएगा। यानी वन इलेक्ट्रॉन के बाद टू इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल चार्ज होगा, 1.1, 1.2 या 1.9 इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज नहीं होगा। तो चार्ज हमेशा डिस्क्रीट अमाउंट के अंदर एग्जिस्ट करेगा, या तो वन इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा चार्ज किसी बॉडी पे, या दो इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा, या तीन के बराबर होगा, ठीक है? तो आपके पास जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है? तो बेटा इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर ये सोचें इस बात को, तो मैं यूं लिख सकता हूं कि Q इज इक्वल टू चार्ज इज इक्वल टू एन ई, बल्कि इसको यूं लिख दें, E is the elementary charge, यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, N is the पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। तो जो भी चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो इस मैथमेटिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो बेटा अगर फर्ज करते हैं बॉडी P के ऊपर वन कूलम का चार्ज आ गया, तो इस वन कूलम के चार्ज के लिए कितने, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड फ्रॉम P टू S? तो कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स moved from P to S when charge on P is 1 कूलम। कितने होंगे जरा कैलकुलेट करो। ठीक है बेटा, 6.25 टाइम्स 10 पावर 18। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू एन ई,
तो Q is 1 coulomb and N is not known and E is 1.6 into 10 power minus 19 coulombs. Coulomb and coulomb cancelled out. 1 upon 1.6 into 10 power minus 19. तो इसको सिंप्लीफाई किया 6.25 times 10 power 18 electrons. तो when 6.25 times 10 power 18 electrons are shifted from P to S, the charge on either P पे सोचे तो पॉजिटिव 1 कूलम का चार्ज होगा, S पे नेगेटिव 1 कूलम का चार्ज होगा. तो जितने इलेक्ट्रॉन एक बॉडी लूज करती है उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी गेन कर रही है. तो दोनों पे चार्ज सेम होगा लेकिन अपोजिट इन पोलैरिटी होगा. किसी को कोई प्रॉब्लम इस सारी बात में? तो बेटा ये चीज कहलाती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. इसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहा जाता है. दैट चार्ज एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट amount, yani charge exists as integral multiple of charge of electron. The lowest possible charge that exists in this universe is 1.6 into 10 power minus 19 charge of electron. ये जो स्टेटमेंट्स हैं इसको क्वांटाइजेशन कहा जाता है चार्ज की. इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म बन रही है वो मैथमेटिकल फॉर्म बन रही है Q is equal to NE. ठीक है, where N is the number of electrons and E is the charge on electron. Q is the charge on the body. ठीक है, ये हमारे पास जो है क्वांटाइजेशन की कॉन्सेप्ट आ गया. चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. अच्छा, अब बेटा मैं कुछ नंबर तो आपको देता हूँ. मेरे पास सवाल है नवंबर 18 में आया था. मैं 1 मिनट सवाल पहले निकालूं. बेटा ये क्वेश्चन है विंटर 2018 पेपर 23 क्वेश्चन 6 का पार्ट बी है. इसमें एग्जामिनर ने कुछ चार्जेस दिए हैं. वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. एग्जामिनर ने ये कहा है in the following list underline the possible charges for a charge carrier. तो आपको पॉसिबल चार्जेस ढूंढने हैं इन नंबर्स में से. मैंने आपको अभी क्वांटाइजेशन पढ़ाई है. Q इज इक्वल्स टू NE. तो आपने Q अपॉन E करना है. जहां पर आपके पास जिस आंसर में आपके पास यहां पर एक होल नंबर मिल जाए तो वो पॉसिबल चार्ज होगा. फॉर एग्जांपल हम इसको देखते हैं. तो द गिवन चार्ज इज 8 into 10 power minus 19 divided by charge of electron 1.6 into 10 power minus 19. प्लीज मुझे बताएं इसका आंसर क्या आएगा. तो ये आ रहा है 5, होल नंबर आ रहा है. तो नेक्स्ट यानी ये चार्ज पॉसिबल होगा. तो नेक्स्ट में देखो 4 into 10 power minus 19 divided by 1.6 into 10 power minus 19. This is 2.5.
ठीक है। फॉर थर्ड वन 1.6 into 10 power minus 19 divided by 1.6 into 10 power minus 19, ये तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट 1.6 into 10 power minus 20, 1.6 into 10 power minus 19, दिस इज 0.1। तो अब इसमें से वो जो चार्ज जो कि आपके पास जिनका पॉजिटिव इंटीजर्स में आ रहा है, यानी ये वाला और दूसरा कौन सा था, ये वाला, ये चार्ज पॉसिबल है। ये जो दो चार्जेस, ये वाला और ये वाला चार्ज है, ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि चार्ज हमेशा एग्जिस्ट करेगा एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि बीच में कोई डेसिमल्स में नहीं आएगा, होल नंबर्स के साथ यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लाई होंगे। आप इसको यूं सोच लें। ये मेरी बात, मेरा मैसेज कन्वे हो गया बेटा? जो मैं क्वांटाइजेशन सिखाना चाह रहा हूँ उसका मतलब समझ में आ गया इब्राहिम? सही है भाई? आयान आप भी देख ले बेटा, अगर कोई मसला है तो मुझे बता दें, फिर आगे चल रहा हूं मैं अब। चले, नेक्स्ट हमारे पास आ गया बेटा इलेक्ट्रिक करंट। बेटा करंट को जब आप कैम्ब्रिज में डिफाइन कर रहे होंगे तो करंट को आपने डिफाइन करना है फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। ठीक है, ऑन एवरेज अगर आप करंट की इक्वेशन सोचें तो I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, तो जो एवरेज करंट होगा वो बन जाएगा I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये आपने इक्वेशन याद रखनी है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो जो डेफिनेशन है कैम्ब्रिज के लिए, वो डेफिनेशन हमने क्या आइडेंटिफाई की है बेटा? इक्वेशन हमारी जो डेफिनेशन बनी वो ये है कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, और जो मैथमेटिकल फॉर्म हमने याद करनी है वो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कहा जाता है। तो मैं रेट का वर्ड लिखना जरा वो अवॉइड करता हूँ, क्योंकि बच्चे रेट के साथ फिर पर यूनिट टाइम भी लिख देते हैं, तो बात गलत हो जाती है। तो फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। अब मैं छोटी छोटी कैलकुलेशंस कराऊंगा पहले फेज में, फिर हम आगे चलेंगे। तो हमने पहले जो है यहाँ पर सोचते हैं कि हमारे पास जो है ये कंडक्टर है, इसमें ये एंड ए है, ये एंड बी है, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये मूव कर रहे हैं। और बेटा ये ए से बी जो मूव कर रहे हैं, फर्ज करते हैं इसका टाइम हमारे पास आ रहा है, फर्ज कर लेते हैं 2.2 सेकेंड्स, और जो इलेक्ट्रॉन का नंबर मूव कर रहा है वो कर रहा है 2 × 10⁻30 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो बेटा करंट कितना फॉर्म होगा, ये करंट फाइंड करें। तो अब वी नो दैट I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। जब भी चार्जेस या आइंस की फॉर्म में हमें चार्ज बताया जाएगा तो हमने लिखना है एन ई अपॉन टी। ठीक है, ई क्या था? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैंने एन कितना बताया आपको? 2 × 10⁻30, और ई कितना है? 1.6 × 10⁻−19 डिवाइडेड बाय टाइम मैंने आपको बता दिया 2.2 सेकेंड्स। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो जो करंट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो करंट आ जाएगा। प्लीज मुझे सॉल्व करके आंसर बताएं।
1.45 to the power 11. बहुत बड़ा करंट बन गया यार। चलें, अच्छा ठीक है, बहुत बड़ा हो गया, इलॉजिकल सा करंट हो गया, लेकिन चलें ठीक है, जस्ट फॉर द सेक प्रैक्टिस के लिए, तो चलो ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। बहुत बड़ा करंट बन गया ये तो। खैर, अच्छा अब बेटा नेक्स्ट फेज में आ जाए। फर्स्ट करते हैं, कोई हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब है, और ये हमारे पास कोई ट्यूब है, और इस ट्यूब के अंदर हमारे पास यहां से कुछ पॉजिटिव आइंस इधर जा रहे हैं, और कुछ नेगेटिव आइंस यहां जा रहे हैं। जो पॉजिटिव आइंस हैं, फर्स्ट कर लेते हैं, वो 3 टाइम्स द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जो नेगेटिव आइंस हैं, जो हमें नजर फर्ज करते हैं, हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं इलॉजिकल कर रहा हूँ डेटा को, लेकिन भारत जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस फर्ज करते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके ऊपर चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन्स का है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स इन 4 सेकेंड्स, सॉरी अभी नंबर अभी नहीं बता रहे, तो चार्ज मैंने बताया, ठीक है। आई होप मेरी बात कंफ्यूजन नहीं होगा। इस पे जो चार्ज है, यहाँ पे जो चार्ज है, वो 3 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है, और इस पे जो चार्ज है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है, ठीक है। अब बेटा ये जो नंबर कितना फ्लो कर रहा है, फर्स्ट करते हैं, पॉजिटिव आइंस का नंबर है 1 × 10⁻10 आइंस पर सेकेंड, और इसको हम कंसीडर कर लेते हैं, दिस इज 1.5 × 10⁻10 आइंस पर सेकेंड। कैलकुलेट द करंट फॉर्म्ड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ चार्जेस। अब बेटा चार्ज, जो टोटल चार्ज मूव कर रहा है, हमें तो वो देखना है, हमें फ्लो ऑफ चार्ज देखना है। तो ये कॉन्सेप्ट खत्म कर दें कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज के फ्लो को करंट कहा जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। टोटल चार्ज जो भी आपके पास है, उसमें टोटल चार्ज कितना मूव कर रहा है, वो कहीं भी जा रहा हो, इससे आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। चार्ज इज स्केलर, करंट इज स्केलर, उसकी डायरेक्शन, उसकी मोशन, उससे कोई कंसर्न नहीं है हमारा, ठीक है। हमें टोटल चार्ज की मूवमेंट सोचनी है। तो यहाँ पर जो करंट बन रहा होगा, अगर हम सोचें उसको, तो करंट जो टोटल है, अगर मैं आपके लिए इक्वेशन बनाऊं, तो करंट ड्यू टू पॉजिटिव आइन और करंट ड्यू टू नेगेटिव आइन, मैं आपके लिए इसको यू लिख देता हूं। अगर आप इसको फर्दर इक्वेशंस की टर्म्स में सोचें, तो ये आ गया n इंटू ई, या इसमें आइंस आ रहे हैं तो इसको स्मॉल q लिख देते हैं, अपॉन t, ये करंट की इक्वेशन बनेगी, n इंटू क्यू अपॉन टी, ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब बेटा n हमारे पास कितना मैंने बताया आपको, पॉजिटिव 1 × 10⁻11 है, तो 1 × 10⁻11, और चार्ज है 3 इलेक्ट्रॉन्स के, डेफिशिएंसी है 3e, तो यहाँ पे मैंने 3 लिखा, और ये आ गया आपके पास एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻−19, और डिवाइडेड बाय टाइम है पर सेकंड, तो ये नंबर मैंने पर सेकंड दिया था, तो टाइम आ गया 1 सेकंड, प्लस, अब बेटा नेगेटिव का आइन कितने हैं, 1.5 × 10⁻10, इनटू चार्ज कितना है 2 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल, 2 × 1.6 × 10⁻−19, और ये पर सेकंड है, डिवाइडेड बाय 1 आ गया। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास करंट आ जाएगा। प्लीज ये कैलकुलेट करके मुझे बताएं।
मैं माइनस क्यों करेंगे, यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि चार्ज स्केलर है, करंट स्केलर है, तो रिजल्टेंट आयन कौन सा आयन होता है बेटा? कौन सी केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तुम लोग? ये नया आयन तुम लोगों ने डिस्कवर कराया, रिजल्टेंट आयन। ये कौन सा आयन होता है भाई, मुझे भी बताओ जरा, कल मैं हारिस से पूछूंगा। रिजल्टेंट आयन कौन सा होता है बेटा? मेरी भी थोड़ी सी साइंस की नॉलेज को इम्प्रूव करो बेटा। चार्ज, एक एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, उसमें रिजल्टेंट का कोई वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने फ्लो ऑफ चार्ज देखना है, विच वे दे आर फ्लोइंग, दैट इज नॉट आवर कंसर्न। हमें चार्ज का फ्लो नजर भी नहीं आ रहा होगा बेटा, हमें तो टोटल चार्ज देखना है, समझे? टोटल चार्ज का फ्लो देखना है। 9.6 इंटू 10 पावर -8। ओके बेटा, ये समझ आएगा भी नहीं बेटा। बेटा पॉजिटिव आयन बेटा हमेशा इलेक्ट्रॉन थोड़ी मूव करता है, ये गैस फील्ड है यहाँ पे, हाइड्रोजन। ये आयंस हैं, जैसे कॉपर सल्फेट अगर फील्ड है, उसमें से करंट पास कर रहा है, पॉजिटिव आयंस कहीं जा रहे हैं, नेगेटिव आयंस कहीं जा रहे हैं। टोटल करंट के लिए आपने पूरे चार्ज की मूवमेंट देखनी है ना, आपने ये थोड़ी देखना है कि पॉजिटिव कितना फ्लो कर रहा है या नेगेटिव किस तरफ जा रहा है, कितना फ्लो करना है वो तो देखेंगे। पॉजिटिव कहाँ फ्लो कर रहा है, नेगेटिव, करंट की कोई डायरेक्शन है, करंट कोई वेक्टर है, करंट स्केलर है बेटा, समझे बेटा? बेटा सवाल था एड़ो के वो सादे घर माशा क्या। ठीक है, ये पॉजिटिव आयन बेटा इधर जा रहा है, नेगेटिव आयन इधर जा रहा है। तो अब देखो डेफिनेशन को रिकॉल करो बेटा। फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, कहीं पे लिखा है मैंने नेगेटिव चार्ज का फ्लो या फ्लो ऑफ रिजल्टेंट चार्जेस, कहीं लिखा है? नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो है आपके पास ये इस तरह से है। समझे मेरी बात को भाई? तो जो बेसिक डेफिनेशन है, दैट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। अब वेदर दे आर पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, देखो हमेशा बेटा वायर में करंट थोड़ी फ्लो करेगा। चलो वायर वाली टर्म में तो हमें समझ में आता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो मूव करते हुए जा रहे हैं, तो हमने कहा यार जो इलेक्ट्रॉन की मोशन है वो करंट बनाती है, वो वायर है। ये कोई गैस है, आयनाइज्ड गैस हो सकती है, ये आपके पास कोई सोल्यूशन हो सकता है जिसमें आयंस बने हुए हो, उनकी मूवमेंट हो रही होगी, जो बैटरी के अंदर चार्ज मूव कर रहा होता है। ठीक है बेटा, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आयंस मूव कर रहे होंगे ना। ठीक है, तो उसकी वजह से जो आपके पास फ्लो ऑफ चार्ज होगा, आपने उसको कंसर्न करना है ना बेटा। नेगेटिव पॉजिटिव माइनस कौन थी ना पुट असां के टोटल चार्ज जो फ्लो ॾिसणो आहे। ठीक है अयान, ये बात समझे बेटा? हमें टोटल चार्ज का फ्लो देखना है, हमें ये नहीं है, हमारा कोई कंसर्न नहीं है कि पॉजिटिव इधर जा रहा है तो नेगेटिव इधर जा रहा है। तो आपके जहन में वो वायर वाला कॉन्सेप्ट है, वो वायर में ठीक है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास गैस भी तो हो सकती है, कोई आयोनाइज्ड गैस हो सकती है, कोई सोल्यूशन हो सकता है, उसमें करंट फाइंड करना हो तो हम ऐसे सोचेंगे। ठीक है बेटा, ये आपके पास जो है, फर्ज करते हैं एक एक और इसको ये यहाँ पर, यहाँ से फर्ज करते हैं, एक मिनट सवाल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये आपके पास एक बीम है जो फ्लो कर रही है, ये है अल्फा पार्टिकल्स की बीम, और ये बीम क्रॉस कर रही है, फर्ज करते हैं ये मूव कर रही है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन 2.5 इंटू 10 पावर -3 सेकेंड्स। तो अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ जो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, फर्ज करते हैं 1 इंटू 10 पावर 5 अल्फा पार्टिकल्स,
ये इमिट हो रहे हैं बेटा पर सेकंड, नहीं टाइम ऊपर लिखा हुआ है, 1 × 10⁵ अल्फा पार्टिकल्स इमिट आउट हो रहे हैं। तो इन अल्फा पार्टिकल के इमिशन से जो चार्ज मूव करेगा, यानी अल्फा पार्टिकल मूव करेंगे तो चार्ज मूव करेगा, उससे जो करंट बनेगा वो करंट कितना होगा ये फाइंड करो। अल्फा पार्टिकल का चार्ज किसी को याद है? चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, charge on alpha particle is 2e, means 2 into 1.6 into 10 power minus 19 coulombs. अल्लाह अकबर, शाबाश, ये कैलकुलेट करें। वन पॉइंट टू एट टाइम्स 10 पावर माइनस 11। इब्राहिम भाई आपको नींद आ गई है क्या? तो बेटा n की जगह पे आ गया 1 × 10⁵, q की जगह पे आ गया 2 × 1.6 × 10 पावर माइनस 19, और टाइम मैंने आपको बताया है 2.5 टाइम्स 10 पावर माइनस 3। तो ये आपके पास n है और ये चार्ज है q और ये टाइम है। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास करंट आ जाएगा। यस बिल्कुल बेटा, ये कोई भी, अब तो आइंस होंगे ना बेटा, वो ओ लेवल से निकल आओ ना, वो तो इलेक्ट्रॉन होता था बस, चार्ज बता देते। यहाँ पे अब आपको आइंस बताए जाएंगे, आइंस फ्लो कर रहे हैं, कितने आइंस फ्लो कर रहे हैं, उनका नंबर क्या है। दिस क्यू इज द चार्ज ऑफ आइन। ठीक है, तो ये जो चार्ज होगा दैट इज इन टर्म्स ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। एन इज द टोटल नंबर ऑफ आइंस। चलो मैं इसकी इक्वेशन फिर लिख देता हूँ, बना देता हूँ, अब आपको प्रॉब्लम यहाँ लिखता हूँ। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू total number of ions multiplied by charge on ion divided by टाइम। ये कॉन्सेप्ट मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है बेटा? सबने कैलकुलेट कर लिया? अब इससे एक कॉन्सेप्ट और भी बना। अब अगर करंट को आप इसको सोचें तो आप कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट टाइम। ये बात भी सही बनी। सही है बेटा? कोई इसमें कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, अगर फर्ज करते हैं
मैंने उसका आंसर नहीं लिखा, आप लोग कर सकते हैं। बेटा इसमें सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, और जब करंट पास करेंगे तो फिर ये कॉपर आयन बन गया और ये नेगेटिव आयन गया सल्फेट का। तो कॉपर इस तरफ फ्लो कर रहा होगा और सल्फेट यहाँ जा रहा होगा, नेगेटिव चार्ज। कुछ इस तरह से काम हो रहा होता है चार्ज कैरियर्स का। ये आयन आपकी वजह से मैंने इसको ड्रॉ किया है ताकि आप देख लें, इस तरह से कुछ आयंस की मूवमेंट हो रही होती है। सही है। सही है भाई। आप कॉपर का चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो, सल्फेट का भी, उससे फिर आप इसको देख सकते हैं कितना करंट फ्लो कर रहा है, क्या है बैटरी की वोल्टेज कितनी है। इससे हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं बैटरी की, बार वो आगे चल के देखेंगे। अब एक काम और करके करना है आपने। अगर ये आपके पास एक ग्राफ है करंट का और टाइम का, तो इस ग्राफ का जो एरिया होगा अंडर द ग्राफ, वो इक्वल होगा टोटल चार्ज फ्लोइंग। एवरेज चार्ज कितना फ्लो कर रहा है टोटल, वो आपके पास आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस करंट इज इन मिली एम्पेयर, टाइम इज इन सेकेंड्स। तो करंट जो है दैट ड्रॉप्स फ्रॉम 8 मिली टू, फॉर सपोज इसको ड्रॉप कर लेते हैं, फर्स्ट करते हैं 3.2। तो हाउ मच चार्ज इज फ्लोइंग, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, ये कैलकुलेट करना है। तो इसका एरिया अंडर द ग्राफ निकालें। ये इस तरह के एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो करंट और टाइम का ग्राफ होगा, तो चार्ज फ्लो इस तरह से फाइंड करेंगे। निकालो बेटा इसका ट्रेपीजियम है। सादिक आंसर क्या है इसका? जी बेटा नौफिल, आपके तो वेट कर रहा था मैं, आप कहाँ थे, सो रहे थे? 5.6 टाइम्स 10⁻³ ओके। बहुत सारे तरीके हैं, इसको रेक्टेंगल बना लें एक, और ट्राइंगल दोनों के एरियाज ऐड कर लें, या ट्रेपीजियम से कर लें। तो ज्यादातर लोग यूं ही करेंगे कि इसको इस तरह से एक ट्राइंगल, इसको रेक्टेंगल बनाएंगे। तो इसका एरिया बनेगा 3.2 इंटू, अरे सॉरी टाइम मैंने दिया ही नहीं, टाइम
नौफिल आपने भी नहीं बताया मुझे, टाइम कोई भी ले ले, कितना, 8 लेते हैं, 8 तो 10 ले लेते हैं, सॉरी। तो ये 10 आ गया, ये 1/2 बेस आ गया आपके पास 10, और हाइट आ गई 8 माइनस 3.2, तो 8 माइनस 3.2, सॉरी बेटा मैंने टाइम नहीं लिखा। तभी हुदा ने आंसर इन टर्म्स ऑफ टी दिया है, मैं वही परेशान हो गया, मैंने कहा ये टी की टर्म्स में आंसर कैसे आ रहा है। सही है बेटा, थैंक यू, आपने रिकग्नाइज कराया। 0.056, ओके। ये सारा मिली कूलम्स बनेगा ना बेटा, मैंने करंट को मिली में रखा है। जी बिल्कुल बेटा, आप ओ लेवल्स में करंट को कंसीडर करते थे इलेक्ट्रॉन फ्लो के साथ। अब हम नंबर ऑफ आयंस को देखेंगे, बिल्कुल ऐसे ही होगा बेटा, ज्यादातर सिचुएशन में आयंस ही आएंगे। तो आप चाहो तो इसका मिली खत्म कर दो बेटा, इधर 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो, फिर दोनों को ऐड कर लो, तो करंट आप जो चार्ज होगा वो कूलम्स में आ जाएगा। खुदा आपका आंसर 0.056 मिली कूलम्स है, ठीक है, क्योंकि करंट को मैंने मिली एम्पेयर्स में रखा हुआ है। अब मैंने ये -3 से मल्टीप्लाई किया, किसी का कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बताएं। अच्छा ठीक है, आपने मल्टीप्लाई किया, ओके ठीक है। अभी तक की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है वो ये है कि जो आपने कन्वेंशनली ओ लेवल्स में पढ़ा था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आप सोचते थे, अब उससे हटके आप सोचेंगे, आप ये सोचेंगे कि चार्ज कैरियर कितने फ्लो कर रहे हैं। यूजुअली चार्ज कैरियर्स आपके पास आइंस होते हैं, और एक आइन पे कितना चार्ज है और कितने नंबर उसके फ्लो कर रहे हैं, उसको आपने फिर टाइम पे डिवाइड करना है। अब वो चार्ज कैरियर पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, किसी एक सिचुएशन में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही फ्लो कर सकते हैं। आपका कोई कंसर्न नहीं है कि कौन सा चार्ज किधर जा रहा है, आपने टोटल चार्ज की मूवमेंट देखनी है, वो किसी भी डायरेक्शन में हो, डायरेक्शन का कोई काम नहीं है। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसी तरह से चार्ज भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है, कोई करंट के चार्ज की मोशन को देखकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। सही है बेटा, अभी तक ये डिस्कशन में ये चीजें मैंने यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की है। अब नेक्स्ट फेज में बेटा एक टर्म है, वो कुछ दो एक टर्म्स हैं, वो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, मैं चाहूंगा कि वो टर्म्स आप जो है आपको मैं इंट्रोड्यूस कराऊं। तो एक है नंबर डेंसिटी कहते हैं उसको, और बेटा इसका जो सिंबल है ये स्मॉल n है, और इसका SI जो यूनिट होता है ये पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला जो है वो ये होता है कि नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आप मेटल वायर को सोचेंगे तो कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके पास पर यूनिट वॉल्यूम हैं, अगर जैसे किसी बैटरी को सोच रहे हैं तो कितने आइंस पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। तो कंडक्शन जो चार्ज कैरियर्स हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, आप इसकी डेफिनेशन कैम्ब्रिज में, इसको आप मेटल के वायर को सोचेंगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, अगर ये मेटल वायर है, और अगर कोई कॉपर सल्फेट का जैसे सोल्यूशन था या कोई आयोनाइज्ड गैस है, तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। फिर आपने इस तरह से सोचना है, दोनों ही वैलिड वेज हैं, ठीक है। तो ये आपके पास फर्ज करते हैं आपके पास एक कॉपर की वायर है, ये कॉपर की वायर है। अब इसमें बेटा 10⁻29
इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है अवेलेबल होते हैं, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नंबर डेंसिटी क्या बताती है कि आपके पास किसी भी कंडक्टर में पर यूनिट वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब में कितने चार्ज कैरियर्स अवेलेबल हैं, इसको आप क्या कहते हैं, नंबर डेंसिटी कहते हैं। दूसरा बेटा, यहाँ पर एक और टर्म यूज करूंगा मैं, उसको आप कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको हम इसको v से डिनोट कर लेते हैं, और इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड। अब ये है क्या, तो इसको अगर मैं डिफाइन करूं, इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में डिफाइन कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम। मेटल की वायर में जो आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम, वो जो है आपके पास क्या बनेगा, वो आपके पास बनेगा उसका ड्रिफ्ट पर यूनिट टाइम व्हेन पीडी इज अप्लाइड, सॉरी व्हेन पीडी लिखना भूल गए, पीडी इज अप्लाइड। ये आपके पास टर्म जो है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म है। तो अगर आप दोबारा से सोचें तो आपके पास जो है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, इट्स द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम व्हेन पीडी इज अप्लाइड। या बेटा अगर कोई आयनाइज्ड गैस होगी तो वहां पे आयन की टर्म्स में आप लिख देना। अब डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ क्वेश्चन आप ये बात करेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? दो टर्म्स मैंने नई ऐड की हैं, ओ लेवल्स में नहीं पढ़ी हैं आपने, एक नंबर डेंसिटी है और एक आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये नई चीजें हैं, ये अभी हमने इंट्रोड्यूस की हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बेटा जब आप मतलब बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, फिलहाल तो आप इसको यूं सोच लें, आगे चल के मैं जब पीडी पढ़ाऊंगा तो उसके बाद ये और क्लियर हो जाएगी बात। ठीक है, आई होप इससे कोई मसला नहीं है। अब बेटा हमारे पास एक डेरिवेशन हमें रिक्वायर्ड है, उसके बाद फिर मैं करंट के ऊपर बात करूंगा। एक डेरिवेशन है, इसको हम बोलते हैं नेव। आई इज करंट, ये करंट की एक और इक्वेशन है। एन का मतलब है चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोलते हैं वैसे इसको, चार्ज डेंसिटी। ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया of conductor, v is the drift speed, drift velocity, and e is the charge on electron। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो e is the charge on ion हो जाएगा, ये q भी हो सकता है, तो q होगा तो ये आयन होगा, e लिखा है तो ये इलेक्ट्रॉन है। अभी फिलहाल हम आयन की इलेक्ट्रॉन की टर्म में बात कर लेते हैं, या e q ही लिख दो, चलो ठीक है। ठीक है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। भाई कोई मसला? ये वेरिएबल समझ में आए? ये करंट की एक नई इक्वेशन है, I इज इक्वल्स टू NAV। बेसिकली जब चार्ज मूव करेगा तो चार्ज के पास कुछ स्पीड होगी जिससे वो मूव करेगा। तो जब चार्ज मूव करेगा, वो जो स्पीड एक्वायर करेगा, उस टर्म में हमें करंट की इक्वेशन बनानी थी। ठीक है, तो उसके लिए ये हमारी एक यूं समझे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म में हमारे पास इक्वेशन है। अब ये मैंने प्रूफ करना है, लेकिन प्रूफ करने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको ओ लेवल्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने ओ लेवल्स में सिखाया था, वो यहाँ पर दोबारा से एक दफा रिविजिट करें, रिवाइज करें। उसके बाद मैं इस इक्वेशन की तरफ जाऊंगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है यहाँ पर
ये एक वाटर कैरिंग पाइप है, मैंने ओ लेवल्स में इस तरह से करंट सिखाया था आपको। ये एक वाटर कैरिंग पाइप है, इसकी दोनों हाइट्स को सोचें तो दोनों हाइट्स जो है, ये पोजीशन ए है, हाइट h1 है, ये पोजीशन बी है, ये हाइट जो है ये h2 है। दोनों हाइट्स h1 और h2 बराबर है, तो इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बी और ए पे दोनों बराबर है। देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। ठीक है। अब फिर हमने ओ लेवल्स में आपको कहा था कि बेटा आप इस पाइप को स्लाइटली यूं टिल्ट कर दें। जब आप इसको स्लाइटली टिल्ट करेंगे, दिस वुड बी एट अ न्यू हाइट, लेट दिस बी h3, द वाटर विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, ए टू सी, इसको सी कह लेते हैं। अब आपके पास सिचुएशन ये है कि h1 इज ग्रेटर देन h3, तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी एट सी, तो देयर इज सम पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, जिसको पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। एंड बिकॉज ऑफ दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड ए एंड सी, द वाटर इज फ्लोइंग। इससे मैंने ये सिखाया था कि जब भी आप चाहते हैं कि आपके पास चार्ज फ्लो करे, तो आपको एक एंड को हायर पोटेंशियल पे, यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी हायर होगी एक एंड पे, एक एंड पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी लो होगी। तो करंट हमेशा फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। और हमने कहा था कि बैटरी का जो हायर पोटेंशियल है वो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, और जो लोअर पोटेंशियल है वो नेगेटिव टर्मिनल है। और जो ये करंट फ्लो करेगा, दैट वुड बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये हमने ओ लेवल्स में सीखा था। हमने कहा था कि हमेशा चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करेगा और वो चार्ज भी पॉजिटिव होगा, ये हमारी कन्वेंशन थी, इसलिए इसको कन्वेंशनल करंट कहते हैं। तो हायर पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का लोअर पोटेंशियल है। करंट हमेशा हायर टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगा। देखो इसमें ए और बी वाली एग्जांपल को मैं हाईलाइट कर रहा हूं। व्हेन देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, नो करंट इज फ्लोइंग, बट व्हेन देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स, द करंट इज फ्लोइंग। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो कर रहा है, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं कर रहा था। ये बात क्लियर है भाई? किसी को मसला है इसमें? ठीक है, याद आ गया होगा आई होप। फिर एक और एग्जांपल बेटा मैंने यहाँ पे इसके लिए दी थी, आप लोगों को याद होगा। तो मैंने कहा था कि आपके पास अगर बेटा ये एक प्लेट है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये एक दूसरी प्लेट है इस पे नेगेटिव चार्ज है, इन प्लेट्स के बीच में अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को रख दें, तो बेटा पॉजिटिव प्लेट इसको अट्रैक्ट करेगी, नेगेटिव प्लेट, ये वाली नेगेटिव प्लेट इसको रिपेल करेगी, पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगी। तो ओवरऑल ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये मूव करेगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। अब ये जिस वेलोसिटी से मूव करेगा वो वेलोसिटी होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर मूव करता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो हमने फिर ये सोचा था, आप रिकॉल करें, तो मैंने आपको कहा था कि ये आपके पास एक मेटल की वायर है, और इस मेटल की वायर में आपके पास कंडक्शन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस मेटल की वायर को जब आप बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो इस वायर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो जाती है। याद करें आप लोग ओ लेवल्स की क्लास को, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, स्टैब्लिश हो जाएगी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे स्टार्ट ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। तो दूसरा करंट फॉर्म होने का रीजन क्या था कि द मोमेंट यू कनेक्ट अ मेटल वायर और एन अप्लायंस विद द बैटरी, तो उस अप्लायंस के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश होती है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज जो है वो मूव करता हुआ जाता है। ठीक है, तो ये चार्ज जिस स्पीड से मूव कर रहा होगा वो ड्रिफ्ट स्पीड होगी। बेटा ये याद आ गया आप लोगों को? ये दो कॉन्सेप्ट मैंने करंट की फॉर्मेशन सिखाई थी ओ लेवल्स में। किसी को इन दोनों में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बताएं आप लोग, मैं फिर इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं, अदरवाइज मैं डेरिवेशन कंप्लीट करूं।
ओके बेटा, तो करंट की फॉर्मेशन हमें समझ में आ गई है बेटा। ये हमारे पास पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव है, इनके बीच में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब भी किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो हमेशा अनलाइक चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। ये बिल्कुल ऐसी एग्जांपल है बेटा, ये हमारे पास प्लैनेट अर्थ है, इसके अराउंड ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। इस ग्रेविटेशनल फील्ड में जैसे ही मास को रखेंगे तो वो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड में मास फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, बिल्कुल ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो जैसे ही आप वायर के साथ, वायर को बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो वायर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश होगी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। जी, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे ये तो एक कन्वेंशन हो गई, लेकिन बेटा जो मॉडर्न डे साइंस है वो ये बताती है आपको कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन मूव करता है वायर के अंदर, वायर में इलेक्ट्रॉन मूव करता है और वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ जा रहा होता है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन फ्लो। ये कल की क्लास में जब मैं करंट के डिफरेंट टाइप्स और वो पढ़ाऊंगा वहां पर फिर मैं ये बात करूंगा। फिलहाल तो मैं आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझाना चाह रहा हूँ, हाउ द चार्ज एक्वायर्स वेलोसिटी। तो वो बेसिकली वेलोसिटी एक्वायर कर रहा है कि चार्ज जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश होगी, चार्ज एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। जिस वेलोसिटी के साथ ये मूव करेगा वो वेलोसिटी आपके पास क्या बनेगी, वो वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनेगी। देखो बेटा, यहां पर जब आपने पीडी नहीं लगाया था, बैटरी नहीं लगाई थी, तो चार्ज एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा था। जैसे ही आपने पीडी लगाया तो चार्ज एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करने लग गया। तो वो कितना डिस्टेंस पर यूनिट टाइम में ट्रेवल कर रहा है, दैट डिस्टेंस पर यूनिट टाइम डिवाइड, जो टाइम पे डिवाइड किया तो आपके पास क्या बन रहा है, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बन रही है। यही डेफिनेशन मैंने ऊपर यहीं कहीं लिखी है कि आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम व्हेन पीडी इज अप्लाइड। और ये मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन का वर्ड यूज किया है बाय कंसीडरिंग द मेटालिक वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी के जहन में हो तो प्लीज मुझे बताइए। अगर आप इसको सोचेंगे अगर आइंस की टर्म में तो फिर बाय आइंस पर यूनिट टाइम कर दीजिएगा। अब ये सवाल पे डिपेंड करता है एग्जाम में, ये एक जनरल फॉर्म है लिखने वाली, स्कोरिंग फॉर्म। अगर आप सवाल देखना, सवाल के अंदर वो आइंस दे रहा है, क्या दे रहा है, आयोनाइज्ड गैस दे रहा है, कोई कोई आपके पास बैटरी के अंदर कोई सोल्यूशन दे रहा है, उसके हिसाब से फिर आंसर को डिजाइन करना। यस बेटा, चार्ज डेंसिटी एंड नंबर डेंसिटी आर सेम। चार्ज डेंसिटी भी तो यही है ना बेटा, कितना चार्ज आपके पास पर यूनिट वॉल्यूम में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है यहाँ पर ये डेरिवेशन अपनी कंप्लीट कर रहे हैं। तो अब हमारे पास बेटा हमें जो है, हम इसको यहाँ पे, तो हमारे पास बेटा नंबर डेंसिटी है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। फर्ज करते हैं ये आपके पास एक मेटेलिक वायर है और इस मेटेलिक वायर में ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर मूविंग फ्रॉम दिस एंड पी टू दिस एंड एस। तो ये यूं ड्रिफ्ट करता हुआ जा रहा है। ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, लेट दैट डिस्टेंस या इस डिस्टेंस को एल कह लें, लेंथ ऑफ द वायर। ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, एरिया इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका ए आ गया। तो इस वायर का वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है जो फ्लो कर रहे हैं वो आपके पास बन गए कैपिटल एन, और वॉल्यूम बन गया एरिया इंटू लेंथ। अच्छा, अब बेटा यहां से अगर मैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करूं तो ये मेरे पास बन रही है एन ए एल इज इक्वल टू स्मॉल एन। तो यहां से एन को अगर सब्जेक्ट बनाए तो ये बनेगा स्मॉल एन ए एल, यानी
चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमने करंट की इक्वेशन लिखी, I इज इक्वल टू एन ई या एन क्यू अपॉन टी। तो मुझे इस इक्वेशन में n को भी रिप्लेस करना है और t को भी रिप्लेस करना है, इसको एलिमिनेट करना है। अब मैं t की फॉर्म में अगर इक्वेशन सोचूं तो वी नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू s अपॉन v। तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज l अपॉन v इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब बेटा यहाँ पर सारी वैल्यूज रख देते हैं। तो n की जगह पे स्मॉल n a l इंटू ई डिवाइडेड बाय टाइम की जगह पे l अपॉन v आ गया। सॉरी, तो ये बन गया n a l e मल्टीप्लाइड बाय v अपॉन l। तो ये l और ये l कैंसल आउट, ये आ गया n a v e इज इक्वल टू I। या इसको बेटा e की जगह पे आप स्मॉल q लिख दो अगर, तो वो बात भी ठीक है, जैसे आपको वो शो करने को कहे। समटाइम्स वो यहाँ पे ई लिखता है, समटाइम्स वो क्यू लिखता है इस जगह पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दोबारा से देखें हमारे पास, अब इसको अदर वे राउंड देखें। हमने यहाँ पर करंट की इक्वेशन बनानी है और करंट की इक्वेशन है Q अपॉन टी, और Q जो है वो चार्ज कैरियर्स के टर्म में एन ई अपॉन टी बन गया। अब मैंने यहाँ पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं उसको फाइंड करना है। इसके लिए मैंने चार्ज डेंसिटी को यूज किया, तो दैट इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो बेटा इस वॉल्यूम को मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए NaL। एट द सेम टाइम मुझे टाइम को एलिमिनेट करना है, क्यों? इसलिए कि मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरी करंट की इक्वेशन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाए, तो इसके लिए मैंने जो टाइम है उसको एलिमिनेट किया, उसकी इक्वेशन बन गई लेंथ ट्रेवल बाय चार्जेस डिवाइडेड बाय v। लेंथ का मतलब है डिस्टेंस, तो l अपॉन v मेरे पास टाइम की इक्वेशन आ गई। तो यहाँ पर जो n है इसकी जगह पे मैंने NaL, ये वाला n की जगह ये वाला NaL आ गया, ये वाला E या Q जो भी हो वो यहाँ पे आ गया, और T की जगह पे ये L अपॉन V आ गई। तो ये डिवीजन हो रही है, इसको मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट किया, तो ये V अपॉन L, NaL और L कैंसिल आउट हो गया, तो NaVe आपके पास जो है इक्वेशन ड्राइव हो गई। क्या करना है आपको? देखो रटना बहुत आसान है, आसान काम है। करंट की इक्वेशन Q अपॉन टी है, इस Q को NE अपॉन टी की टर्म्स में लिख दो। उसके बाद आपने इस N को एलिमिनेट करना है और इस T को एलिमिनेट करना है। तो N को एलिमिनेट करने के लिए नंबर डेंसिटी को यूज करेंगे, तो आपके पास नंबर डेंसिटी यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज N अपॉन AL। तो यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन की वैल्यू फाइंड की, दैट इज NaL, और टाइम को एलिमिनेट किया, तो टाइम की इक्वेशन बन गई S अपॉन V। तो यहां से आपने इन दोनों वेरिएबल्स को रिप्लेस किया, तो ये करंट की इक्वेशन आपके पास ड्राइव होके आ गई, I इज इक्वल टू NaVe। यहां से V को अगर आप सब्जेक्ट बनाए तो इक्वेशन बन जाएगी NaE। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई। जब किसी भी आप वायर में या कहीं पर भी जब चार्ज मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी की इक्वेशन आपने ये फाइंड कर ली। किसी को कोई प्रॉब्लम इस डेरिवेशन में तो प्लीज मुझे बताएं। बेटा असां करंट कांस्टेंट खणूं था, वेलोसिटी के यूजुअली कांस्टेंट वठंदा आहियूं, बट दैट इज नॉट प्रैक्टिकली, इट्स नॉट कांस्टेंट वेलोसिटी, बट वी कंसीडर इट कांस्टेंट। हाँ बेटा, वो तो पीडी आप किस तरह से लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन उस पर डिपेंड करेगी। बेटा सीआरओ मैंने पढ़ा दिया हमजा।
स्पीड ही खत्म हो जाएगा तो बेटा चार्ज की मूवमेंट खत्म हो जाएगी अब्दुल रहमान। किसी और को कोई प्रॉब्लम इस डेरिवेशन के अंदर? ये 3 मार्क की डेरिवेशन आ जाती है बेटा। बेटा जब आप चार्ज को यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो चार्ज मूव करेगा, चार्ज पॉजिटिव एंड की तरफ जाना चाहेगा। अब ये जो पॉजिटिव एंड है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये कुछ ना कुछ स्पीड एक्वायर करेगा ना। वो जो स्पीड ये एक्वायर करेगा वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वो ड्रिफ्ट करता हुआ ये जाएगा। अब ये ड्रिफ्ट कैसे करेगा ये मैं बाद में बात करूंगा। फिलहाल तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको ये आइडिया हो कि चार्ज मूव कर रहा है। जो चार्ज मूव कर रहा है तो वो कितनी स्पीड के साथ मूव कर रहा है, उसको हम ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह रहे हैं। सही है भाई। जी बेटा, अनलाइक चार्जेस की वजह से तभी तो चार्ज मूव करेगा, अदरवाइज चार्ज कैसे मूव करेगा। जी बेटा बिल्कुल ऐसे ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन ओ लेवल्स में पढ़ी थी। इट्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये बार इसमें अब हम अपने आप को परेशान नहीं कर रहे। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से आउटवर्ड है। नहीं बेटा, पॉजिटिव आइंस। बेटा पॉजिटिव का मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव का मतलब होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी है वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो बेसिकली जो नेगेटिव आयन हम जो वायर के अंदर सोचते हैं वो यही सोचते हैं कि हमारा नेगेटिव चार्ज फ्लो करके उधर जा रहा है। बेटा एक साइड पे पॉजिटिव प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी ये यूं समझो कि ये एनोड है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है। ये नेगेटिव टर्मिनल है। इसके बीच में ये नेगेटिव आयन रखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये ट्रेवल करके इधर जा रहा है। सही है भाई। चलो ठीक है। तो ये डेरिवेशन होगी। अब मेरी अब A2 की क्लास है, तो अब इस पे फर्दर जो काम है वो हम कल करेंगे इंशाल्लाह, जिंदगी रही तो अल्लाह हाफिज बेटा। कल आप लोगों से फिर मुलाकात होती है, जिंदगी रही तो।